अब आप स्वदेशी स्वदेशी का नारा देते हो, पूरे भारत को कह रखा है मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया। रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। अभी मोदी जी गए अमेरिका, पता किस लिए गए थे? 3 अरब डॉलर का सौदा करके हैं अमेरिकन ड्रोन खरीदने के लिए, क्योंकि उनके ड्रोन की क्वालिटी तो फेल हो गई है। वो तो जो गड्ढे हैं, जो स्पेस टेक्नोलॉजी और ड्रोन से अपनी क्वालिटी चेक करते थे, वो तो सब खत्म हो गई। सारे गड्ढों की पोल खुल गई सड़कों की। एक दिन में कर लिया क्या? हाँ, जो आप कह रहे हो ड्रोन क्या कर रहे हो? अमेरिका ने एक दिन में कर लिया क्या? दिन में करा अमेरिका की पूरी हिस्ट्री है, इनोवेशन है उसका। अरे बताओ उसकी तो क्वालिटी अच्छी होगी। अरे ये बताओ सौदा कितने दिन में? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि अमेरिका से ड्रोन खरीदने गए हो, ड्रोन खरीदने गए हो। अरे तो अमेरिका 3 अरब डॉलर का ड्रोन का सौदा है, खरीद लिया तो क्या हो गया? आप कुछ नहीं हुआ ना? क्या हो गया? इंडिया की बात करें, इंडिया में भी नहीं। हाँ तो बता रहा हूँ मैं क्या हो गया। जब आप कहते हो मेक इन इंडिया, भारत स्वदेश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, भारत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उपकरणों को बढ़ावा देगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से 3 अरब डॉलर का आयात कर रहे हैं, निर्यात नहीं कर रहे हैं। जनता को दिखा रहे हैं कि हम आप स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, खुद जाके विदेशों से माल खरीद के ला रहे हैं। बाजार के तौर में देखता हूँ। तुमने कितना बेचा ये भी तो बता दो। 16,000 करोड़ का निर्यात हुआ। 16,000 करोड़ डिफेंस में कितना एक्सपोर्ट? 16,000 करोड़, 16,000 करोड़ बता तो रहा हूँ। अरे मेरे भैया 16,000 करोड़ बता तो रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो तो क्या करूँ? 16,000 करोड़ का रक्षा क्षेत्र में निर्यात हुआ है। पहले कितना था? 16,000 करोड़ का, पहले 11,000 करोड़ का था। पिछले 10 सालों में 5,000 करोड़ का एक्सटेंड हुआ है कांग्रेस के टाइम में। हाँ जी, 11,000 करोड़ का निर्यात था। अरे यार निकाल लो आंकड़े, निकाल लो ना। मेरे आंकड़े तो यहाँ होते हैं, आपके मोबाइल में होंगे, आप निकाल लो, मैं खड़ा हूँ आराम से। मोदी जी अमेरिका गए हैं, वो कहते हैं कि जो भारत का डंका हर जगह और मोदी जी का हर जगह नाम हो रहा है। जो बाइडेन उनका नाम भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ऐसे ही तो डंका चाह रहे हैं, डंका बज रहा है। अच्छा, डंका बजाने वाले कौन थे? मोदी जी वहाँ पे गए, एयरपोर्ट पे उतरे, सारे एनआरआई, सारे इंडियन थे। एक भी आपने वहाँ पे अमेरिकन देखा जो कह रहा हो मोदी मोदी जिंदाबाद? नहीं देखा ना आपने। उसके बाद वो वहाँ पे कॉन्क्लेव में गए, कंसर्ट में गए, जहाँ पे हमने एनआरआईज को सारे वो भाषण दिया। कहाँ थे? सारे के सारे वही एनआरआई इंडियन थे, जिनकी सिटीजनशिप तक नहीं है यहाँ पे इंडिया में, और जो इंडिया में वोट भी नहीं डाल सकते, वो मोदी मोदी कर रहे हैं। भाई इज्जत तब होती है जब आप किसी दूसरे देश में जाओ और वहाँ की जनता आपकी जय जयकार करे, तब इज्जत होती है। इज्जत ये नहीं होती कि अपने लोग खड़े करके सामने खड़े कर दो, जय जयकार करे जाओ और जय जयकार होगी। अमेरिकन क्यों नहीं आए इज्जत करने? अमेरिकन ने तो उनको जो है पिंजरे में डाल के, ट्रंप का और उसका डोनाल्ड ट्रंप का और साथ में मोदी जी का पिंजरे में पुतला डाल के, और वो सड़कों पे परेड निकाली है। वो तो किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, वो आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि आपके मतलब में नहीं आती वो चीज। क्योंकि डंका चाह रहा है, डंका वहाँ पे ढोल फट गया, मोदी गो बैक के नारे लगे वहाँ जबरदस्त। आपने तो वो देखा ही नहीं होगा। क्यों देखोगे? क्योंकि आप मोदी सपोर्टर हो। ये भाई साहब अब मेरे को बोलने देना, अब मेरे को बोलने देना, बीच में मत बोलना। ये कह रहे हैं कि मोदी का डंका नहीं बज रहा। ये भी मैं उससे को मैं ऐसे लोग कहेंगे ना बीजेपी भागता है, ये वो है। नहीं, हम कुछ नहीं। अमेरिका ना हमेशा कुत्ते पालता है, और मैं ये कैमरे पे बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा। बांग्लादेश का क्या उखाड़ लिया? जो अभी नेता बना था, क्या नाम था? अहमद क्या नाम है उसका, जो इंटरिम गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट है, उसने क्या उखाड़ लिया ये बताओ? उसके सारे बिल क्लिंटन जो और ये सारे क्या नाम है, जिन चाचा का ही नाम ले रहे हैं, जो भूल जाते हैं मैं कौन हूँ, वो उसको शाबाशी दे रहे हैं। किस बात की शाबाशी दे रहे हैं? उसने क्या क्या उखाड़ लिया? एक गवर्नमेंट को इलीगल तरीके से हटा दिया बांग्लादेश में। जो अमेरिका ना कुत्ते पालता है, मैं आपको सही बताऊं, ठीक है ना? तो ये कह रहे हैं ना अमेरिका में इज्जत है, डंका है। अभी सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री में ना रशिया को पीछे छोड़ दिया इंडिया ने। ये देखो जी, ये नेहरू जी की यात्रा है अमेरिका में। आज से 50, 60, 70 साल पहले नेहरू जी की अमेरिका यात्रा है। सड़क के दोनों तरफ सारे अमेरिकन खड़े हैं। वहाँ इंडियन शोर नहीं मचा रहे नेहरू नेहरू, वहाँ अमेरिकन शोर मचा रहे नेहरू नेहरू। ये होती है असल इज्जत, जिसे कहा जाता है इज्जत, कि जब आप दूसरे देश में जाओ तो वहाँ के आपकी डंका बजाए, ना कि अपने लोग ले जाके अपना डंका पिटवाओ। ये देखो सारे अमेरिकन है, एक भी अगर इसमें इंडियन दिखा दो तो बात है। एक भी इंडियन दिखा। 1957 की यात्रा है ये अमेरिका की। आज से कितने साल पहले? कम से कम 70 साल पहले, करीब करीब आज से 70 साल पहले ये कंडीशन है। तो ये डंका बजता है, इसे कहते हैं डंका बजना। ये नहीं कि यहाँ से 4-5 किराए के टट्टू लेके चले गए, भाड़े के टट्टू लेके चले गए, सामने पहुंच रहे और आगे सामने वो खड़े गए, मोदी जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद। वो भाड़े के टट्टू वहीं के रह गए और तुम अपने चल दिए, मैंने डंका बजवा दिया, मैंने डंका बजवा दिया। जो बाइडेन तुम्हारा दूसरी बार मजाक उड़ा के चला गया, तुम कह रहे हो डंका चाह रहे का डंका बज रहा है। 3 अरब डॉलर का माल लेने खरीदने गए थे वहाँ पे। मेरी दुकान पे भी महंगा माल खरीदने जब कस्टमर आता है ना, मैं भी उसे बिठाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, कॉफी मंगवाता हूँ, उसके लिए बढ़िया वाले बिस्कुट मंगवाता हूँ। जब वो मेरी डील करने आता है 10-20-50 हज़ार की अच्छी खासी डील लेने आता है, तो ये भी 3 अरब डॉलर का सौदा करने गए थे। भारतीय रुपयों में कितनी बैठी भाई? 3 अरब डॉलर, 3 अट्ठे 24, 240 करोड़ से ऊपर से 2400 करोड़ से ऊपर का माल हो गया। फिर खरीदने गए हो तो इज्जत दो, जितनी मिली उतनी मिल गई, बात खत्म बस। देखिए जो नेम प्लेट पार्ट 2 में उन्होंने काफ़ी सारे प्रावधान दिए हैं कि जो भी रेस्टोरेंट है, ढाबा संचालक हैं, उनको अपना नाम पता और अपना जो है डिटेल्स और लाइसेंस नंबर वगैरह डिस्प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, ये कानून मैंने आपसे हमारी इस बारे में एक बार पहले भी बात हुई थी, जब आपका कावड़ यात्रा के दौरान जब ये मामला गरमाया था। ये कानून पहले से भी था कि
कोई भी ढाबा संचालक है, कोई भी जो है पका सामान बेचता है खाने पीने का, उसको अपनी डिस्प्ले करना जरूरी है। लाइसेंस नंबर, मालिक का नाम और उसकी सारी डिटेल्स जो है, और सेल टैक्स नंबर वगैरह ये सब चीज़। तो उसी चीज़ को उन्होंने मॉडिफाई करके दोबारा से लागू करा है, तो ठीक है, पूरे प्रदेश में लागू हो रहा है ना, अच्छी बात है। क्या लग रहा है इससे फिर से वो चीज़ उभर के नहीं आएगी? क्या कोई टारगेट किया जाएगा एक धर्म के लोगों को? नहीं, टारगेट करने का जो टाइम था वो था कावड़ यात्रा के दौरान, के रास्ते में जो खड़े उनसे खाना मत खरीदो। नहीं, अब जिन जिन के ढाबे चलने हैं, अधिकांश लोग तो यूपी में आपकी 25 करोड़ की जनसंख्या में 3 या 4 करोड़ ही मुसलमान, बाकी 20-21 करोड़ तो हिंदू ही हैं। सब लगाएंगे अपने अपने नाम, ठीक है, लगाएं, अच्छी बात है। लेकिन उसमें उन्होंने जो सजा के प्रावधान करे हैं वो कुछ ज़्यादा गहरे कर दिए हैं, ज़्यादा भारी कर दिए हैं। 3-3 साल की, 6-6 साल की उम्र कैद तक की सजाएं कर दी हैं। वो चीज़ अब दुखदाई होगी आने वाले टाइम में। इन सजाओं को आधार बना के जो है भ्रष्टाचार को भारी बढ़ावा मिलेगा। जरा सा भी कहीं पे दिखा के तेरे इसमें ये गड़बड़ मिली, तेरे इसमें ये गड़बड़ मिली, कम से कम 6 महीने की सज़ा है और मैक्सिमम उम्र कैद तक की सज़ा है। 6 महीने से और 1 साल, 2 साल और उसके बाद 3 साल और 6 साल और उम्र कैद, इस तरह की सजाएं उसमें मुकर्रर करेंगी। वो भारी पड़ने वाली हैं आगे चल के। ये मॉडल फिर से अभी क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के एक मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है हम अपने यहाँ पे लागू करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या देखते हैं, क्या अब कांग्रेस भी उस रास्ते अपना रही है? नहीं, ये तो मैंने आपसे बताया, पहले का कानून बना हुआ है कि पके हुए खाने को जो भी बेचेगा, कोई भी ढाबा, रेस्टोरेंट है, होटल वाला है, वो अपना डिस्प्ले करेगा, डिटेल अपनी डिस्प्ले करेगा, जो सेल्स रजिस्ट्रेशन का नंबर, अपना मालिक का नाम, पता, लाइसेंस, क्योंकि आपको फूड सेफ्टी लाइसेंस लेना होता है, वो आपको डिस्प्ले करना जरूरी होता है, वो उसके कानूनी प्रावधान में है। लेकिन कोई डिस्प्ले नहीं करता, तो कोई चेकिंग नहीं होती। फूड सेफ्टी ऑफिसर आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, सबके महीने बंदे होते हैं, सब लेके चले जाते हैं। साफ कहता हूँ, सबके महीने बंदे होते हैं, सब लेके चल देते हैं। बीच में कुछ आप वीडियो वायरल हुए, आपने देखा होगा, कोई जूस में पेशाब। हाँ, वो गंदगी है जी, बिल्कुल वो साफ होनी चाहिए। इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसको दूसरा एंगल ये है कि इसको किसी एक कम्युनिटी से नहीं जोड़ना चाहिए, कि अगर वो किसी भी एक कम्युनिटी का है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी कम्युनिटी ही खराब हो गई है। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो किसी और धर्म का है, तीसरे चौथे धर्म का है, तो उसको पूरी एक कम्युनिटी, किसी एक की गलती को पूरी कम्युनिटी से जोड़ना गलत है। गंदे लोग हर जगह होते हैं, गंदे लोग हिंदू में भी हैं, गंदे लोग मुसलमानों में भी हैं, गंदे लोग ईसाइयों में भी हैं, गंदे लोग पारसियों में भी हैं, गंदे लोग सिखों में भी हैं, गंदे लोग जैनियों में भी हैं। हर तरीके में गंदे जो लोग होते हैं वो गंदे ही होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, उनका कोई मजहब नहीं होता, सीधी सी बात है। तो लेकिन किसी एक को पकड़ के और पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना, वो सबसे गलत चीज़ है। यही मैंने क्वेश्चन इसीलिए पूछा था, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है, वही वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि इनसे सामान ना खरीदें, एक तरीके का सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। तो ये कानून कहीं ना कहीं इस तरीके का नहीं, कानून आप बना दीजिए और उनसे सामान ना खरीदें। कितने दिन आप उनसे बच पाओगे? मैं साफ कहता हूँ आपको, भारत की जनसंख्या आज की डेट में करीब 140 करोड़ के आसपास है। लगभग माना जाता है कि 100 करोड़ हिंदू हैं और 25 करोड़ मुसलमान हैं। उन 25 करोड़ को आप एक तरफ हाशिए पर डाल के क्या आप अपनी अर्थव्यवस्था चला लोगे? किसी किस्म पे नहीं चल पाएगी। हर जगह ये आपको ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको उसका इन्वॉल्वमेंट मिलेगा ही मिलेगा। आप सोचो कि 100 करोड़ हिंदू आपस में व्यापार कर लेंगे और 25 करोड़ को किनारे पे डाल देंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है, किसी भी किस्म से पॉसिबिलिटी नहीं। मैंने ये जो जूता पहन रखा है, ये भी मुझे पता है कहाँ से आया, कानपुर से, आगरा से आया, किसी मुसलमान ने बनाया होगा। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन क्या मैं इन चीज़ों को ढूंढूंगा? मेरे जो मोजे बुने हैं वो किसने बुने होंगे? क्या पता किसने हिंदू ने बुने, किसने मुसलमान ने बने। बनारस में काम है, बनारसी साड़ियाँ पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। सबसे ज़्यादा खड्डियाँ मुसलमानों के इलाके में। दुनिया आती है बनारस में और बनारसी साड़ियाँ खरीद के जाती है, बड़ी खुश होकर लेके जाती है बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी बनाने वाले कभी जाके देखें आपने? वहाँ पे खड्डियाँ जितनी भी हैं, जिनकी जहाँ पे वो बुनाई होती है, वहाँ सारे के सारे मुसलमान बना रहे होते हैं, सारे बने होते हैं। बिल्कुल, हर चीज़ करते हैं। हाँ, लोग खरीदते भी हैं, खरीदते भी। लेकिन इस तरीके का जब नैरेटिव चलेगा तो लग रहा है कोई लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। जो बेवकूफ़ लोग हैं वो तो पहले भी इस नैरेटिव को चलाना चाह रहे थे और उसके बाद भी वो तो चलाएंगे। हमारे जैसे भाई साहब देखो, कितनी सारी जनता यहाँ पे खड़ी है, सारी समझदार जनता, इन्हें किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं। आप कहाँ ढूंढोगे भाई साहब? किस किस चीज़ में आप जड़ में जाओगे कि ये किसने बनाया, वो किसने बनाया, वो किसने बनाया? आधे से ज़्यादा कपड़ा आज जो मलबल का कपड़ा हमारा ढाका से आता है बनके। ढाका बांग्लादेश में है, बांग्लादेश आज की डेट में मुस्लिम कंट्री है। अभी सबने पूरा मुद्दा उठा रखा था वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से कि मुसलमान जो अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ढाका से मलबल आना बंद नहीं हुआ, ढाका से कॉटन आनी बंद नहीं हुई, अभी भी व्यापार चल रहा है। पाकिस्तान को सुबह शाम गालियां बकते हैं, सारे के सारे बीजेपी वाले सब दबादब गालियां बकते हैं। पाकिस्तान से फिर भी व्यापार होता है, पाकिस्तान से प्याज भी आती है, पाकिस्तान से सूखे मेवे भी आते हैं, पाकिस्तान से पान भी आता है, जिसे चबा चबा के पू करके और पुच्च करके और उसके बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद करते हैं। नहीं रोक पाएंगे किसी भी किस्म से। आप देखो, इंटरनेशनल बाजार है, इंटरनेशनल बाजार में नहीं रोक सकते किसी भी कोई।